ओके गाइस, तो वेलकम टू क्लाउड लर्निंग चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट EC2 मास्टर क्लास 2। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लाइनक्स सर्वर कैसे लॉन्च करें, उसमें रेड हैट का और उबंटू का, विंडोज सर्वर कैसे लॉन्च करें, एक वेबसाइट कैसे बनाएं रेड हैट में या उबंटू में, और एक वेबसाइट आप कैसे होस्ट कर सकते हो विंडोज सर्वर में, तो लाइनक्स या विंडोज, और इसमें आप चाहो तो बैकअप और रिस्टोर भी कैसे करेंगे ये भी देखेंगे। तो ये पास टारगेट है, ठीक है। तो इसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले जो पुराने वाला वीडियो था उसमें हम ये सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। ग्लोबल आर्किटेक्चर, EC2 डैशबोर्ड, बिल्कुल नया वाला जो अभी लेटेस्ट चल रहा है, जैसे अभी अक्टूबर चल रहा है तो ये अक्टूबर वाला, राइट। तो डैशबोर्ड, इवेंट्स, ये आराम से आपका 2 साल अगले मतलब 21 एंड तक तो पूरा वैलिड है, और उसके आगे भी 1-2 साल तक पूरा वैलिड है। तो कभी भी आप इस कोर्स को लेते हो या कभी भी इस वीडियोस को देखते हो तो ये आपके लिए पुराना वीडियो नहीं है, बिल्कुल नया वीडियो है, ऐसा समझ लो, ठीक है। इवेंट्स हो गया, टैग्स हो गया, और लिमिट्स हो गई, इंस्टांसेस टाइप क्या थे, प्राइसिंग मॉडल क्या क्या है, ठीक है। टुडे डेट 4 अक्टूबर 2020, ठीक है, वैलिड फॉर नेक्स्ट 2-3 ईयर्स, ठीक है। तो इंस्टांसेस टाइप, प्राइसिंग मॉडल क्या है, डेडिकेटेड होस्ट क्या है, AMI क्या है, वॉल्यूम्स क्या है, स्नैपशॉट क्या है, लाइफ साइकिल मैनेजर क्या है, सिक्योरिटी ग्रुप क्या है, इलास्टिक IP क्या है, प्लेसमेंट ग्रुप क्या है, की पेयर क्या है, नेटवर्क इंटरफेसेस क्या है। तो ये करीब 1 घंटे का वीडियो बनाया था और इसमें सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। तो इसको आप देख सकते हो, और इसको देखने के लिए क्या करना है, आपको यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब पे क्लाउड लर्निंग लिखोगे तो आपके पास ये चैनल आ जाएगा। तो यूट्यूब पे सिर्फ क्लाउड लर्निंग टाइप करोगे तो आपको ये क्लाउड लर्निंग का चैनल दिख जाएगा। इस पर क्लिक करो, इसको सब्सक्राइब कर लो और ये बेल आइकन दबा देना, तो सारे अलर्ट्स आपके पास आते रहेंगे। तो इसमें काफ़ी सारे 200 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं और अलग अलग टॉपिक्स पे हैं। तो डेवऑप्स सारा कवर किया हुआ है, डेवऑप्स के बारे में आपको अच्छे से बताया हुआ है। तो अगर आप बिगिनर हो ना क्लाउड कंप्यूटिंग में और आप चाहते हो कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, इवन इंटरमीडिएट लेवल पे भी बहुत अच्छी नॉलेज दिया हुआ है, तो ये सारे आप वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। तो लाइनक्स पर, डेवऑप्स पर काफ़ी सारी वीडियोज हैं, AWS पर। प्ले लिस्ट में जाना है, सारी अलग अलग प्ले लिस्ट में आपको चीज़ों की डिटेल्स मिल जाती है, ठीक है। तो बस इतना ही था, और इसको चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर कर सकते हो और लाइक कर सकते हो सपोर्ट करने के लिए, ताकि मैं आपको आगे ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूं। अगर आपके 100 लाइक अगर इस वीडियो पे आ गया तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए रेडी कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के चैनल चलना मुश्किल है, और बिना उसके मैं शायद काम भी फिर आपका करना, सिर्फ खाली मेहनत करने से फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों की हेल्प जरूर चाहिए, और आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हो अपने लाइक और कमेंट्स के थ्रू, ठीक है। तो 100 लाइक्स हो जाएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसके बाद आपका बना दूंगा। तो इसका शुरू करते हैं, और ये वाले सारे टॉपिक्स हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आ जाता हूँ EC2 कंसोल में, और यहाँ पे आपको इंस्टांसेस पे जाइए। आपने अकाउंट वगैरह बनाया हुआ होगा, अगर नहीं बनाया हुआ तो आप बना सकते हो। वही अगेन प्ले लिस्ट में जाना, और मेरी AWS की जो हिंदी वीडियोज़ ये सॉल्यूशन आर्किटेक्ट की है उसमें दिखाया हुआ है कि कैसे आप एक अकाउंट, फ्री टायर अकाउंट बना सकते हो। अकाउंट बनाने के बाद अब आ जाओ लाइनक्स सर्वर लॉन्च कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपना रीजन सेलेक्ट कर लो। तो मेरा ओयो रीजन है, या मैं अगर मुंबई में हूँ तो मैं नियरेस्ट रीजन, क्योंकि मेरा मुंबई है, क्योंकि मैं इंडिया में हूँ तो मैंने मुंबई रीजन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं इंस्टांसेस में आ गया। तो अभी जो मेरे सर्वर बनेंगे वो मुंबई के डेटा सेंटर में बन रहे हैं। यहाँ पे जाके मैं लॉन्च इंस्टांस करता हूँ, और अब मैंने आपसे बोला एक रेड हैट का सर्वर बना के देख लेते हैं। तो रेड हैट के लिए आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, T2.micro, क्योंकि ये फ्री टायर में अवेलेबल है। बाकी सारे ऑप्शंस आप बाय डिफ़ॉल्ट रख सकते हो, सब बाय डिफ़ॉल्ट। नेम रेड हैट सर्वर, सारे ऑप्शंस हम टैग वगैरह और सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं
इसमें यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया है, लेकिन इसके बार एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। नंबर ऑफ इंस्टांसेस 1 रहेगा। नेटवर्क मेरा अपना डेडिकेटेड नेटवर्क नहीं बना रहा मैं, अभी मैं जो AWS का बाय डिफ़ॉल्ट है वही यूज़ कर रहा हूँ। इसको पब्लिक IP मिल जाएगा जिसके थ्रू मैं सर्वर को कनेक्ट कर सकता हूँ इंटरनेट पर, ठीक है। शट डाउन करूँ तो मैं स्टॉप हो जाए, ठीक है। अगर स्टॉप करो तो ये हाइबरनेट हो जाए, तो आप चाहो तो इसको इनेबल कर सकते हो। तो स्टॉप करने पे क्या होगा, हाइबरनेट हो जाएगा। टर्मिनेशन प्रोटेक्शन इनेबल कर सकते हो, ठीक है। ये बिल्कुल लेटेस्ट कंसोल है आपका, अभी डिटेल मॉनिटरिंग इनेबल करना चाहो तो कर सकते हो। 2 ऑप्शन होते हैं यहाँ पे कि आप डेडिकेटेड इंस्टांस चलाना चाहते हो और शेयर्ड चलाना चाहते हो। तो शेयर्ड इंस्टांस का मतलब होता है कि आपके जो रिसोर्सेज हैं ये किसी और के साथ शेयर्ड है, मतलब CPU और मेमोरी आपकी, आपने हो सकता है 16 प्रोसेसर लिए हो, लेकिन हमेशा तो यूज़ में नहीं होते ना, तो जितने टाइम यूज़ नहीं होते तो शेयर्ड मॉडल में वो किसी और सर्वर के साथ में शेयर हो सकते हैं जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। स्टोरेज शेयर नहीं होती, लेकिन CPU और मेमोरी शेयर हो जाते हैं। डेडिकेटेड में नहीं, वो सिर्फ आप ही को एलोकेटेड है, तो डेडिकेटेड की परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर होती है। तो डेडिकेटेड की आप परफॉर्मेंस आप बेटर समझ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप डेडिकेटेड होस्ट भी ले सकते हो, यानी अंडरलाइंग जो हार्डवेयर होता है उसको आप एक डेडिकेटेड ले सकते हो। तो शेयर और डेडिकेटेड 2 हो गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप बैश स्क्रिप्ट बना सकते हो, तो बैश स्क्रिप्ट का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हो कि बैश स्क्रिप्ट कैसे काम करता है। तो आप यहाँ पे बैश स्क्रिप्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए लेते हैं ताकि मुझे आगे मेहनत कम करनी पड़ेगी। तो हैश /bin /bash, तो ये रेड हैट का सर्वर है, तो यहाँ पे आपकी जो कमांड आएंगी sudo yum update -y, ठीक है। sudo yum install httpd -y, ठीक है। echo this is red hat server where www.html index.html। तो ये आपका जो भी आप कस्टमाइज अपना पेज बनाना चाहते हो इसमें बना सकते हो। ये फाइल आपकी अपाचे के बाद ये वाली इंडेक्स www के अंदर HTML का फोल्डर होता है, इसके अंदर आपकी फाइल बन जाती है index.html, जो ये प्रिंट करती है, ठीक है। इसके बाद systemctl httpd on, ठीक है। httpd start systemctl httpd start। ये http ये आपके वेब सर्वर को स्टार्ट कर देगा और हर बार हो जाएगा स्टार्ट, और सिस्टम इनेबल httpd, ठीक है जी। तो ये आपकी कमांड होगी। तो ये बैश स्क्रिप्ट लगा लेते हैं, बाकी मैं आपको सर्वर जब लॉन्च करेंगे तब भी हम देख लेंगे कि क्या है। तो मेन टारगेट क्या है बेसिकली कि लाइनक्स सर्वर लॉन्च करना। तो लाइनक्स सर्वर को लॉन्च के लिए मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले मशीन सेलेक्ट कर ली रेड हैट वाली, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट करने के बाद इंस्टांस टाइप पे आ गया, तो मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया t2.micro। फिर उसके बाद मैंने ये स्क्रिप्ट बना दी और बाकी सारे ऑप्शंस मेरे बाय डिफ़ॉल्ट हैं। फिर मैंने यहाँ पे ऐड वॉल्यूम करके 8 GB की डिस्क ऐड कर दी। यहाँ पे आप चाहो तो दूसरे वॉल्यूम भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास अलग अलग डिस्क आ जाएंगी, जैसे प्रोविज़न डिस्क है, प्रोविज़न IOPS है, ठीक है, कोल्ड SSD है, थ्रूपुट ऑप्टिमाइज SSD है। तो ये सारे हमने डिस्कस किए थे लास्ट टाइम, तो आपको क्लियर है। अगर स्टिल नहीं है तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जनरल यूजेस के लिए आपकी JP2, अगर आपका डेटाबेस है या आपका जहाँ पे ज़्यादा इनपुट आउटपुट यूज़ होते हैं तो आप प्रोविज़न IOPS पे जा सकते हो। IOPS के अंदर भी 2 वर्जन है, तो 1 और 2, और ज़्यादा एडवांस चाहिए तो ये आपको 4000 IOPS यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। कोल्ड SSD यानी सिर्फ स्टोरेज का काम करना है तो आप इसके लिए ले लो। और SSD के अंदर, SSD थोड़ा स्लो डिस्क होती है,
लेकिन SDD में भी अगर आपको थोड़ा ऑप्टिमाइज चाहिए तो आप थ्रू आउटपुट ऑप्टिमाइज ले सकते हो। मैग्नेटिक रिकमेंड नहीं करते, तो मैग्नेटिक का ज़्यादा यूज़ आपको नहीं बोलूँगा, उसके जगह आप GP2 पे जाओ, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक की जो परफॉर्मेंस है सबसे ज़्यादा लो है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना डिस्क ऐड कर सकते हो और नेक्स्ट सर्वर का नेम, जो भी आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है वहाँ टैग्स के थ्रू दे सकते हो। सिक्योरिटी ग्रुप, तो सिक्योरिटी ग्रुप जैसे हमने बात किया फायरवॉल की तरह काम करता है, तो जो भी आप सिक्योरिटी ग्रुप बनाओगे वो आपके लिए अलग हो जाएंगे। तो जैसे मैंने ये लाइनक्स के लिए बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ लाइनक्स सिक्योरिटी ग्रुप, तो मैं लाइनक्स की मशीनों में सिक्योरिटी ग्रुप यूज़ कर लूँगा। अब मैंने क्या क्या पोर्ट अलाउ करे, SSH, क्योंकि कनेक्टिविटी के लिए SSH चाहिए होता है, और सोर्स मेरा क्या रहेगा, एनीवेयर, ठीक है। और एक मुझे वेबसाइट के लिए चाहिए तो HTTP, बाकी और सारे पॉपुलर पोर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे HTTP पोर्ट को अलाउ कर देता हूँ, क्योंकि मैं वेबसाइट भी अपनी होस्ट करूँगा ना उसके लिए। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, अगर कोई पर्टिकुलर रेंज देना चाहते हो अपनी तो एनीवेयर किसी भी IP से, या कस्टम में आप अपनी नेटवर्क रेंज भी डिफाइन कर सकते हो कि उसी मशीन से ये कनेक्ट हो, ठीक है। तो बस ये सारी डिटेल आ गई आपकी। T2.micro है, मेरा लाइनक्स सर्वर रेडिट वाला रेडी हो रहा है, उसमें 2 पोर्ट अलाउ रहेंगे, और बाकी आपका स्टोरेज जो है वो 10 GB का मिलेगा, और ये 8 GB का मुझे चाहिए नहीं तो मैं इसको हटा देता हूँ, और टैक्स मेरा मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये मुझे स्टोरेज नहीं चाहिए इतना, तो मैं देखता हूँ अगर कोई मेरे पास मॉडिफाई का ऑप्शन है क्या। हाँ, एडिट स्टोरेज पे अगर आप जाओगे तो आप यहाँ से इसको हटा सकते हो, और अब मैं इसको रिव्यू कर देता हूँ। तो ये मेरी स्टोरेज एक्स्ट्रा हट गई, ठीक है। तो कॉस्टिंग बचाने के लिए मैंने किया, अदरवाइज आपका सिंपल ही है। अब आप एक नया की पेयर बना लो यहाँ पे, और इसको मैंने क्या बोल दिया, लाइनक्स की पेयर। तो मैं इस की पेयर को डिलीट कर दूंगा इसके बाद। फिलहाल मैं एक नया की पेयर बना रहा हूँ लाइनक्स की मशीन के लिए। लेकिन की पेयर क्या होता है, अगर आपको आइडिया नहीं है तो की पेयर जस्ट लाइक इसमें पासवर्ड की इंफॉर्मेशन रहती है, वो प्राइवेट फाइल की रूप में रहती है आपके पास। तो प्राइवेट फाइल में आपका पासवर्ड की इंफॉर्मेशन है एक तरह से। तो ये हमें की पेयर डाउनलोड करना होगा, एक पब्लिक की होगी और एक प्राइवेट की होगी। इसको मैं डेस्कटॉप पर रख रहा हूँ, तो ये मेरी पैम की जो है यहाँ पे आ गया, ठीक है। और मैं यहाँ से इंस्टेंस लॉन्च कर देता हूँ, ठीक है जी। तो ये हो गया मेरा रेड हैट की मशीन। इसी से मैंने आपको बोला एक उबंटू की मशीन देख लेते हैं सिमिलर वे में क्विकली। तो यहाँ आपकी उबंटू की मशीन आ गई, सारे ऑप्शंस बाय डिफ़ॉल्ट हैं। सिर्फ स्क्रिप्ट एक ऐड कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे ये स्क्रिप्ट किस लिए है कि हर बार मुझे ये जब सर्वर लॉन्च होगा तो ये अपने आप ही ये स्टेप परफॉर्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे चलता है apt-get sudo लगा दो, पहले एक्सेस एडमिन एक्सेस चाहिए होगा, apt-get अपडेट और -y ताकि ऑटोमेटिकली हो जाए। फिर apt-get इंस्टॉल अपाचे 2 वेब सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए, और यहाँ पे भी -y लगा दो ताकि ऑटोमेटिकली हो जाए। फिर उसके बाद वही तो स्क्रिप्ट सेव कर लेते, चलो किया नहीं है। तो दिस इज उबंटू वेब सर्वर, ठीक है। और इसको मैंने एक्सपोर्ट करा दिया कहाँ पर, वेर www.html के अंदर index.html पेज में। तो ये आपकी वेबसाइट का पेज है। आप इसमें कोई भी एक वेबसाइट बनाइए, उसमें एक इंडेक्स पेज बनाइए और उसको इस फोल्डर के अंदर रख दीजिए, तो आपकी वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी। तो वेबसाइट कभी भी आपको बनानी हो तो इजीली यहाँ पे इसके थ्रू आप बना सकते हो। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया हो कि वेबसाइट कैसे होस्ट करोगे। नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं जब आपके सर्वर लॉन्च हो जाएंगे तो मैं आपको वहाँ पे दिखा दूंगा। देन सिक्योरिटी ग्रुप में हमारा 80 पोर्ट एनेबल होना चाहिए, और बस इसमें इतना ही करने की ज़रूरत है, क्योंकि अपाचे की सर्विस ऑटोमेटिकली इसमें स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो उबंटू सर्वर है। रेड हैट में आपको स्टार्ट करनी पड़ती है, और इनेबल भी इसमें ऑटोमेटिकली रहती है, एवरी टाइम रीस्टार्ट पे ये इनेबल रहता है। तो हमें बस यही 3 स्टेप की ज़रूरत है।
ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। स्टोरेज, तो 8 GB की स्टोरेज सफिशेंट है यहाँ पे, तो हम इसको कर देते हैं। फिर आपका नेक्स्ट नेम दे देता हूँ यहाँ पे ubuntu वेब सर्वर, और आप कोई भी रेलिवेंट टैग यानी लोकेशन, डिपार्टमेंट या बैकअप जो भी आप लगाना चाहते हो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सिक्योरिटी ग्रुप, तो हमारा पहले वाले सिक्योरिटी ग्रुप काम आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप ले लेता हूँ। ठीक है, इसमें मैंने HTTP और SSL अलाउ किया हुआ है, तो दैट इज़ फाइन। और की पेयर भी जो मेरा पुराने वाला ही काम आ जाएगा, लाइनक्स की पेयर को ही मैं यूज़ कर लेता हूँ और इसको इंस्टांस को लॉन्च कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी हमारे 2 सर्वर ये रेडी हो गए। तो ये लाइनक्स के सर्वर रेडी हो गए हैं। अब इसके साथ में देख लेते हैं, आपको विंडोज़ का सर्वर लॉन्च करना हो तो कैसे करोगे। तो अगेन लॉन्च इंस्टांस पे जाओगे, यहाँ पे आपको विंडोज़ का सर्वर भी मिल जाएगा। तो विंडोज़ के ऑप्शन जो फ्लेवर अवेलेबल है यहाँ पे वो है रेडिट हो गया, सूजे हो गया, ubuntu हो गया। देखो ये रहा विंडोज़ का। तो अभी लेटेस्ट सर्वर्स भी आपको मिल जाते हैं। तो 2019 आपके पास आ गया, तो मैं 2019 चूज़ कर ले देता हूँ। अगर 2019 के साथ आपको SQL सर्वर चाहिए तो वो भी आपको मिल जाता है, कंटेनर्स के साथ चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। तो विंडोज़ के भी अलग अलग फ्लेवर यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे 2016 और ये। बाकी स्टेप सेम ही है, सिलेक्ट करो और इसको लॉन्च कर दो। तो t2.micro ही लूँगा क्योंकि ये फ्री टाइम में अवेलेबल है। बाकी आप चाहो तो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली अलग सर्वर ले सकते हो। दैन यहाँ पे आपका आ गया। इसमें कोई स्क्रिप्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसका पेज जो है हम अंदर ही बनाएंगे। तो इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। इसमें 30 GB मिनिमम चाहिए होती है, तो ये ले लिया है। टैग कर दो, तो यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ और इसको हम विंडोज़ वेब सर्वर लिख देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट कर दिया। सिक्योरिटी ग्रुप, तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी ग्रुप अलग से बना लेते हैं। आई थिंक विंडोज़ का सिक्योरिटी ग्रुप है ऑलरेडी, तो मैं ये यूज़ कर लेता हूँ, जिसमें आपका 80 पोर्ट अलाउ है HTTP के लिए और RDP का पोर्ट अलाउ किया हुआ। अगर आप कुछ एडिशनल पोर्ट करना चाहते हो तो वो भी आप इजीली ऐड कर सकते हो। यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप में जाओ और सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर एडिट कर दो। ठीक है, तो नया पोर्ट जो भी आप ऐड करना है, सारे पॉपुलर पोर्ट्स वहाँ पे दिए हुए हैं। रिव्यू एंड लॉन्च कर दो, और इसमें भी मैं सेम की पेयर लाइनक्स वाला ही यूज़ कर लेता हूँ। एक जनरल की पेयर समझो, क्योंकि की पेयर की इंफॉर्मेशन जो है आप सेम की पेयर को अलग अलग इंस्टांसेस के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारे यहाँ पे विंडोज सर्वर भी रेडी हो गया है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसको कनेक्ट कैसे कर पाते हैं। लेकिन अगर मैं अपने उस पर चलूँ तो मेरे पास, हमने देखा कि कैसे एक रेडिट का लाइनक्स सर्वर लॉन्च कर सकते हैं, कैसे ubuntu का कर सकते हैं और कैसे विंडोज़ का कर सकते हैं। अब देखते हैं हम इस पर वेबसाइट कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पहले हम इन दोनों सर्वर को कनेक्ट करते हैं, लाइनक्स और विंडोज़ तीनों सर्वर को कनेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम वेबसाइट इंस्टॉल वाला स्टेप चेक करेंगे। ठीक है जी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 2 सर्वर तो रेडी हो ही गए हैं मेरे। तो मैंने एक टूल डाउनलोड किया हुआ है अपने पास, MoboXterm। ये काफ़ी अच्छा टूल है सर्वर को कनेक्ट वगैरह करने के लिए। तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ बेसिकली अपने सर्वर कनेक्ट करने के लिए। लेकिन आप इसको पुटी के थ्रू भी यूज़ कर सकते हो। तो पुटी के लिए आपको जब सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे ऊपर एक कनेक्ट का ऑप्शन आएगा। अच्छा, यहाँ पर देखो ऑप्शंस नीचे जो डाउन के नए ऑप्शंस आए हैं वो एक बार आपको शो कर देता हूँ मैं। तो अभी जो कंसोल है वो चेंज हो गया। पहले सारा सिर्फ डिस्क्रिप्शन में डिटेल आ जाता था, लेकिन अभी यहाँ पे इन्होंने डिटेल में सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं। तो क्या किया है देखो, इंस्टांस आईडी मतलब थोड़ा इंटरफेस थोड़ा कह सकते हो बेटर कर दिया है। ठीक है, तो कंसेप्ट वही है। तो पुराने वीडियो भी बिल्कुल एज इट इज़ आपके लिए एप्लीकेबल है, राइट। लेकिन वो सिर्फ इंटरफेस नया हो गया है, लेकिन मैंने कहा आपको नया मिलना चाहिए, तो इसलिए आपके पास मैंने ये आपको नया वीडियो भी बना दिया और आपको सारी डिटेल इसमें नए वाली मिल जाएंगी। तो ये इंस्टांस आईडी है, आईपी एड्रेस पब्लिक वाला मिल जाएगा जिससे कनेक्ट करना है। ये इसका प्राइवेट आईपी है, स्टेटस रनिंग है, सॉरी इंस्टांस का टाइप आपको मिल गया। इलास्टिक आईपी अटैच है तो वो बता देगा, वीपीसी कौन सा अटैच है वो बता देगा। ठीक है, रेड हैट AMI कौन सा यूज़ हो रहा है, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो ये डिटेल्स आप अच्छे से चेक कर लो। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ एंड आई विल रिप्लाई इन कमेंट सेक्शन। ठीक है,
या आप Q&A सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे इजीली मिल जाती हैं। अब इन्होंने सिक्योरिटी अलग कर दिया, तो सिक्योरिटी ग्रुप आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। कोई अगर रोल यूज़ हो रहा है तो वो यहाँ पे पता लग जाएगा। नेटवर्किंग में जो इसका नेटवर्किंग का भी इन्होंने एक अलग से डिटेल दे दिया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सारे नेटवर्क की डिटेल, इलास्टिक IP और ये सब कुछ डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा। सर्वर की स्टोरेज के लिए भी इन्होंने अभी अलग से बना दिया है, तो आपको पता लग जाता है कि क्या क्या स्टोरेज यहाँ पे अटैच है। तो कहने का मतलब थोड़ा सा और मोर डिटेल में आपके पास चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। इंस्टांस स्टेटस चेक के लिए हमने जो शायद वीडियो तो उसका नहीं बनाया है, लेकिन मैं इसका वीडियो बना दूंगा, या शायद बनाया हुआ है। तो स्टेटस चेक हो जाएगा कि आपका अंडरलाइंग हार्डवेयर अगर ठीक है तो सिस्टम में स्टेटस चेक ग्रीन होगा। अगर आपकी सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन ठीक है तो आपका इंस्टांस स्टेटस चेक ग्रीन होगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये इन्होंने कंसोल में अभी जो नए चेंजेस किए थे वो ये किए हैं। बाकी मॉनिटरिंग का आपको पता ही है कि आप लास्ट 14 डेज तक की आप रिपोर्ट निकाल सकते हो। तो पहले 14 डेज था, अभी इन्होंने जो चेंज किया है तो कस्टम का ही दे दिया है इन्होंने। तो 1 वीक तक का ऑप्शन है और उसके बाद फर्स्ट कस्टमाइज डेट आप सेट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा, जैसे कितना आपका CPU यूजेस रहा है इतने टाइम में, स्टेटस चेक कब फेल रहा, कब पास हुआ, नेटवर्क इन कितना रहा, नेटवर्क आउट कितना रहा। तो सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अगर 100 लाइक का टारगेट रखा हुआ है, अगर 100 लाइक आए तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आपके पास डेफिनेटली आ जाएगा, जिसमें हम लोड बैलेंसिंग और ऑटो स्केलिंग कवर कर लेंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितने जल्दी नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी होते हैं। चलिए, तो रेड हैट हो गया, उबंटू हो गया, उसके बाद आ गया आपका विंडोज़ 2019 विंडोज सर्वर, ठीक है। तो इसको कनेक्ट करना देख लेते हैं फटाफट क्विकली। इंटरफेस मुझे आपको दिखाना था यहाँ पे, और उसके बाद जो ऑप्शंस है वो भी आपके यहाँ के जो ऑप्शंस है ये भी शायद आपको क्लियर रहेगा, ये भी एक बार देख लो। एक्शन में जाओगे तो यहाँ पे आपको, अगर आप इस इंस्टांस का कोई टेम्पलेट बनाना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो। लॉन्च टेम्पलेट जो हम बोलते थे, तो अगर आपको सेम एज इट इज कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर चाहिए तो आप इसको टेम्पलेट बना लो यहाँ से। तो यहाँ से आपका एक टेम्पलेट क्रिएट हो जाएगा और जो भी सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन अभी आपने रखी है वो एज इट इज़ वहाँ पे स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये ऐसा कर सकते हो, जैसे RHEL82.micro इंस्टांस था, की पेयर अगर आप चाहो तो इंक्लूड कर लो, नहीं तो छोड़ सकते हो। तो इस तरह की सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। तो कहने का मतलब सेम कॉन्फ़िगरेशन आपकी एज ए टेम्पलेट आप सेव कर सकते हो, ताकि कभी भी आपको सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर रेडी करना हो तो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है जी। तो अब आप आ जाओ EC2 पर। और कुछ ऑप्शंस देख लेते हैं वहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं, ताकि आपको EC2 अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसी सेम इंस्टांस लॉन्च करनी है तो वो कर सकते हो, टैग्स मैनेज करने तो कर सकते हो, इंस्टांस में जाके आप स्टॉप कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, रिबूट कर सकते हो या टर्मिनेट कर सकते हो। टर्मिनेट मतलब मशीन डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। आपने हाइबरनेट फीचर को हमने इनेबल नहीं किया था, इसलिए हाइबरनेट नहीं कर पा रहे। अगर आपने जब कॉन्फ़िगर किया था तो हाइबरनेट अगर इनेबल कर देते तो आप कर पाते। देन आपके पास आता है इंस्टांस सेटिंग्स, ठीक है। तो इंस्टांस सेटिंग्स में आप जाओगे तो यहाँ पे ऑटो स्केलिंग ग्रुप के साथ ऐड कर सकते हो, IAM रोल चेंज कर सकते हो, टर्मिनेशन प्रोटेक्शन लगा सकते हो या डिसेबल कर सकते हो, ताकि आपसे गलती से इंस्टांस डिलीट ना हो। शटडाउन बिहेवियर चेंज करना हो, सिर्फ जनरल चीज़ें आपकी वो कर सकते हो, ठीक है। अगर आप अपने स्क्रीनशॉट देखना चाहते हो कि आपके एक्चुअली सर्वर का क्या स्टेटस है, तो वहाँ पे आप गेट इंस्टांस करोगे तो आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट का स्टेटस भी दिखा देगा कि अभी सर्वर का आपका क्या स्टेटस चल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो सब कुछ ओके है ना। देन ठीक है जी, और क्या ऑप्शन बचते हैं आपके पास यहाँ पे। इंस्टांस सेटिंग हमने देख लिया। नेटवर्किंग, तो अगर आप सिक्योरिटी ग्रुप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो इजीली, ठीक है। अगर कोई नया नेटवर्क कार्ड लगाना चाहते हो तो वो भी यहाँ से लगा सकते हो, और IP एड्रेसेस यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। अगर इसकी आप इमेज क्रिएट करना चाहते हो, जो हमने AMI के कंसेप्ट लास्ट वीडियो में पढ़ा था पार्ट 1 में, तो वही अगर आप इमेज क्रिएट करना चाहते हो तो वो यूज़ कर सकते हो। तो इमेज का फ़ायदा ये है कि जो भी काम आपने किया है, अगर आपने कुछ सर्वर इंस्टॉल किए हैं, आपने 10 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं
और आपको सेम वैसी मशीन बनानी है तो आप एक इमेज क्रिएट कर लो और उस इमेज से आप फिर अपना नया सर्वर लॉन्च कर सकते हो, तो सेम एज इट इज़ मशीन आपकी रेडी हो जाएंगी। और मॉनिटरिंग के लिए आप डिटेल मॉनिटरिंग अगर इनेबल करना चाहते हो तो डिटेल मॉनिटरिंग और उसमें क्या फ़र्क होता है आपका नॉर्मल मॉनिटरिंग में। नॉर्मल मॉनिटरिंग आपका 5 मिनट में पिन करके चेक करती है, डिटेल मॉनिटरिंग आपका 1 मिनट के अंदर, एवरी 1 मिनट पे, बट डिटेल मॉनिटरिंग का प्राइसिंग ज़्यादा है। देन आप चाहो तो यहाँ पे क्लाउड वॉच के अलार्म भी लगा सकते हो, ताकि अगर CPU किसी एक लिमिट से ज़्यादा आता है तो वो आप जाके क्या कर सकते हो, आप वहाँ पर कंडीशन लगा सकते हो कि एक नया अलार्म क्रिएट कर दे, और वहाँ पे अगर लिख सकते हो कि जिस चीज़ के लिए आप एक कंडीशन के अकॉर्डिंगली कर सकते हो। तो वहाँ पे क्या है, जैसे मैं बोलता हूँ हाई CPU, और इस पर मैंने अगर बोल दिया कि अगर मेरा CPU का जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो है वो बढ़ जाता है 90% से ज़्यादा, तो 90% से ज़्यादा अगर हो जाता है ये, तो क्या करे, एक मुझे मेल सेंड कर दे। तो मेल सेंड करने के लिए या एक डैशबोर्ड बना दे, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें मैं यहाँ पे अलार्म सेटअप कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे अलार्म सेटअप करूँगा तो क्या होगा, हाई CPU है तो हाई CPU हो गया, तो आप चाहो तो कुछ सेटअप कर सकते हो कि रिकवर करना है, रीबूट करना है, ऐसा कुछ कर सकते हो, कंडीशन लगा सकते हो चाहो तो। और CPU ड्यूरेशन अगर आपका 90% से हाई हुआ और इतने टाइम के लिए, तो आप इसको नाम दे दो, और आप चाहो तो इस पर नोटिफिकेशन भी सेंड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक अलार्म सेट कर दिया। अब अगर 90% से ज़्यादा मेरा कभी CPU यूटिलाइजेशन रहा तो मुझे वो मेरे पास एक अलार्म ट्रिगर हो जाएगा, क्लाउड वॉच में मैं उसको देख सकता हूँ। ठीक है जी। तो ये हुआ आपका। अब इसके बाद हम बात कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हो गई। तो अब हमें सर्वर कनेक्ट करके देखना है कि सर्वर कनेक्ट कैसे करेंगे। तो लाइनक्स सर्वर को कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इंस्टेंस को अगर आप ओपन करते हो, यहाँ आपके पास कनेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपके पास कुछ तरीके हैं कनेक्ट करने के लिए। तो कनेक्ट करते हो तो एक तो SSH क्लाइंट होता है। SSH क्लाइंट यानी पुटी के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको पुटी टूल के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सारे स्टेप भी उन्होंने बताए हुए हैं कि पुटी का टूल आप डाउनलोड कर लो और उसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो, या सेशन मैनेजर के थ्रू कर सकते हो। लेकिन हमारे यहाँ पे SSM कॉन्फ़िगर नहीं है तो इसलिए नहीं कर पाओगे। और EC2 SSM भी बेसिकली एक अलग सर्विस है AWS की, और EC2 इंस्टांस कनेक्ट के थ्रू कर सकते हो। ये वेब ब्राउज़र के थ्रू कनेक्ट कर जाएगा। तो क्योंकि ये लाइनक्स सर्वर था तो आपको यहाँ पे वेब कंसोल देखो इस तरीके से यहाँ पे कनेक्शन आ जाएगा। बट क्योंकि ये क्रोम ब्राउज़र है तो इसको सपोर्ट नहीं करता है इतना, तो कभी कभी इसमें इश्यूज आ जाता है, तो आप इसको छोड़ सकते हो। तो ये एक टूल है MobaXterm, आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे न्यू सेशन करना है, SSH है, और यहाँ पे मुझे इसका पब्लिक IP देना होगा। तो पब्लिक IP क्या था इसका, ये कॉपी कर लिया मैंने। अब इसका बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम क्या होता है, तो लाइनक्स का रेड हैट है तो ये EC2-यूज़र है, ठीक है। और बुकमार्क सेटिंग में जाओ और यहाँ पे आप इसका नाम दे दो। तो मैंने बोल दिया रेड हैट वेब सर्वर, ठीक है, वेब सर्वर, टेस्ट वेब सर्वर, ठीक है जी। अच्छा, एक काम और था इसमें हमें की स्पेसिफाई करनी पड़ेगी क्योंकि हमने की स्पेसिफाई नहीं करी है। तो मैं एडिट सेशन करूँगा और देखो यहाँ एडवांस में जाना होता है। यहाँ पे हमने जो की डाउनलोड किया था वो की यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो मैं डेस्कटॉप पर जाता हूँ, आई थिंक डेस्कटॉप में था वो। पैम की बनाई थी तो आपका डेस्कटॉप में ही था।
ये रहा लाइनेक्स की पेयर है ना, तो इसको ओपन कर लेते हैं। अब आप इसको कनेक्ट कर पाओगे। तो आइडियली अगर सब कुछ ठीक है, मैंने सिक्योरिटी ग्रुप सही दिया हुआ था और मैंने एनी मशीन किया है, तो मैं इसको कनेक्ट कर पाऊँगा। तो यहाँ पे मेरा EC2 यूज़र डैश यूज़र से मेरा लॉग इन हो गया है, आप देख सकते हो। ठीक है, सिमिलर वे में मैं दूसरी इंस्टांस कनेक्ट कर लेता हूँ। तो दूसरी इंस्टांस क्या थी आपकी, उबंटू का सर्वर। तो उबंटू के लिए मुझे इसका पब्लिक IP ये है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। सेशन में जाऊँगा, एक न्यू यूज़र कनेक्ट कर देता हूँ, न्यू सेशन, SSH क्लाइंट, सर्वर का IP, एडवांस में गया, इसकी की। तो आई होप ये सारी चीज़ें अभी तक आपको क्लियर होंगी। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। अगर अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, और बुकमार्क सेटिंग में जाके हम उबंटू वेब सर्वर लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका यूज़र नेम क्या रहता है उबंटू सर्वर का, उबंटू। तो दो ही यूज़र नेम होता है अधिकतर, EC2 यूज़र और उबंटू लाइनेक्स ग्रुप। देखो ये भी कनेक्ट हो गया, तो की पेयर मैंने दे दिया था यहाँ पे, तो ये कनेक्ट हो गया। ठीक है जी, जो तीसरा सर्वर है वो है हमारा विंडोज़। तो इसको आप सीधे MST, अगर आप विंडोज़ मशीन यूज़ कर रहे हो तो मैं MSTS से लेके कनेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पब्लिक IP को, यहाँ पे स्टार्ट पे जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, रन। यहाँ पे मैं MSTS डाउनलोड यूज़ कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं सर्वर का IP दे दूँगा। या आप चाहो तो उसका जो यूज़र नेम रहता है बाय डिफ़ॉल्ट वो एडमिनिस्ट्रेटर रहता है, तो एडमिनिस्ट्रेटर। और पासवर्ड लेने के लिए आप इसके ऊपर आप मशीन को ओपन करोगे, या कनेक्ट का ऑप्शन अगर कहीं आ रहा हो तो ये कनेक्ट का ऑप्शन है। तो कनेक्ट पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो दिखा देगा RDP क्लाइंट के लिए आप कैसे कर सकते हो। सेशन मैनेजर के थ्रू नहीं होगा, RDP क्लाइंट होगा। तो यहाँ पे आप RDP फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हो उसकी। ठीक है, तो जैसे मैंने MSTS में IP डाला, यहाँ पे मैं डाउनलोड कर सकता हूँ फाइल को। यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर है और पासवर्ड लेने के लिए मैं गेट पासवर्ड पे क्लिक करूँगा। ये बिल्कुल न्यू इंटरफेस है, जैसे मैं बोल रहा हूँ अक्टूबर का लेटेस्ट वीडियो है, अक्टूबर 2020 का, और ये अराउंड 2-3 ईयर्स नेक्स्ट सेम रहने वाला है। तो कभी भी आपको ये वीडियो मिले तो आप इसको आउटडेटेड मत समझना, और ये कंसेप्ट हमेशा सेम रहते हैं। तो आज से 5 साल पहले भी आप विंडोज सर्वर को यहाँ पे ऐसे ही कनेक्ट करते थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे की पेयर का पास देना होगा, तो ये पासवर्ड आपका आ जाएगा और ये डिक्रिप्ट करना पड़ता है ताकि आपको इसका पासवर्ड मिल जाए। तो ये पासवर्ड मिल गया मुझे, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ। तो कभी भी चीज़ों को आउटडेटेड मत समझना, और ये इजीली आपके अगले 2-3 साल तक तो होपफुली सेम ही रहने वाला है। कंसेप्ट कभी भी चेंज नहीं होता, या जल्दी से चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये मेरा विंडोज सर्वर भी कनेक्ट हो गया। तो आपने इस वीडियो में अभी तक देखा कि आप कैसे इजीली, देखो लाइनेक्स के विंडोज़ के सर्वर्स कैसे बना सकते हो कितने आराम से, है ना। पहले ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल था। पहले आप डेडिकेटेड सर्वर लोगे, उसकी कॉस्ट ही 2-2.5 लाख रुपए आएगी, फिर उसके बाद आप OS इंस्टॉल करोगे और फिर उसके बाद आप सारी चीज़ें को। लेकिन यहाँ पे ये सारा टेक्निकल पार्ट क्लाउड की वजह से काफ़ी सारा ईजी हो गया है। तो आई थिंक आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा, राइट। तो अगेन अपनी टच पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक ऐड कर देते हैं स्टेप, जिसको बोलते हैं हाउ टू कनेक्ट लाइनेक्स एंड विंडोज सर्वर्स। तो ये पार्ट तक हम अभी कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर वीडियो लेंथी हो गया हो तो कभी भी आप नेक्स्ट टाइम पर चेक कर सकते हो और इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन वीडियो लेंथी रखने का रीज़न यही है कि आपको एक बार में काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाए। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कि आप वेबसाइट कैसे इंस्टॉल करोगे लाइनेक्स और विंडोज सर्वर में। तो शुरू करते हैं। ठीक है,
तो लाइनक्स में और विंडोज़ में। तो अभी मैं इंस्टांसेस पे जाता हूँ और एक बार चेक कर लेता हूँ। हमने बैश स्क्रिप्ट के थ्रू कोशिश किया था सर्वर को चलाने का, तो देखते हैं क्या क्या हुआ है। तो रेड हैट का पब्लिक आईपी अगर कॉपी करता हूँ मैं, तो अगर वेबसाइट होस्ट हो गई होगी तो मेरी यहाँ पे आ जानी चाहिए। तो ये देखो यहाँ पे मेरी वेबसाइट आ गई है, यानी ये मेरा कस्टमाइज पेज आ गया है। तो मुझे इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टिल मैं आपको एक बार स्टेप रिपीट करके दिखा दूंगा। स्टेप्स मैंने आपको बताया था क्या इसका स्टेप्स है। तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं और इसका भी आईपी चेक कर लेते हैं। आई थिंक इस पर भी हो गया होगा। तो ये ubuntu वेब सर्वर, ये मेरा कस्टमाइज पेज हो गया रेडी। तो अब हमारे पास जो रह गया है वो सिर्फ हमारा विंडोज़ में कैसे वेबसाइट होस्ट करेंगे ये देखेंगे, और मैं इस दोनों को भी आपको क्लियर कर देता हूँ कि किस तरीके से हमने किया। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाओगे एक्शंस, इसमें अगर आप जाते हो सेटिंग्स में, आपके पास था यूज़र डेटा। ठीक है, तो हम इस यूज़र डेटा को हमें कॉपी कर लेते हैं। तो ये डेटा है और ये स्टेप्स हैं आपके लाइनक्स में बनाने के लिए। तो ये क्या है, ये स्क्रिप्ट के थ्रू आपने काम किया। तो ये बेसिकली स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और ये स्टेप नंबर 3। ये है आपका उबंटू के लिए, उबंटू के लिए। और एक बार आ जाते हैं हम लाइनक्स में भी देख लेते हैं। तो लाइनक्स के जो स्टेप हैं वो हैं ये वाले। ठीक है, तो मैं बता दूँ, सबसे पहले आपको ये कमांड चलानी होती है। तो इसके थ्रू चलाने से क्या होता है, अगर आप लिनक्स मशीन पर हो तो ये स्टेप चलाने से क्या होगा, आपकी जो अपडेट्स हैं, जैसे विंडोज़ अपडेट होता है, सेम आपके सिस्टम अपडेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड स्टेप है, ये कमांड है आपका अपाचे सर्वर इंस्टॉल करने के लिए। तो अपाचे मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो गया है, इसलिए अगर नहीं होता तो ये अपाचे इंस्टॉल कर देता हूँ। फिर आपको एक वेबसाइट बनानी पड़ती है। तो ये आपको जाना पड़ता है, यहाँ पे आप देखो cd/, ये रूट डायरेक्टरी है। रूट डायरेक्टरी के अंदर वेब सर्वर एक वेब फोल्डर बनाता है जिसको कहते हैं where। तो cd/where में जाओगे, वहाँ पे एक www का फोल्डर मिलेगा, ये रहा। उसके बाद आपको जाना है HTML में। ठीक है, तो HTML फोल्डर के अंदर आपको इंडेक्स फाइल मिलेगी, बनानी पड़ेगी। तो बनाने के लिए क्या करना है, y-index.html बनाओगे तो हो जाएगा। क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट के थ्रू बनाया तो ये इजीली यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे इंसर्ट प्रेस करो और यहाँ पर जो भी आपको अपना कंटेंट रखना है वो रख सकते हो। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे समझो कि जो भी आपको वेबसाइट रखनी है वो इस फोल्डर के अंदर रखोगे HTML में, तो आपकी वेबसाइट होस्ट हो जाती है। सिमिलर वे में आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा cd// रूट डायरेक्टरी होगी, यहाँ पे where का फोल्डर बन गया है, इसके अंदर आपका एक www का फोल्डर बन गया है, इसके अंदर आपका अगर ls करोगे तो अपाचे का भी HTML का फोल्डर बन गया है, और इसमें भी आप जो भी वेबसाइट रखना चाहते हो वो रख सकते हो। स्टेप यही रहेंगे सेम। आपको y करके एडिट करना पड़ेगा और एक फाइल बनानी पड़ेगी। y-index.html करोगे तो आप इस फाइल को चेंज कर सकते हो। इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट होस्ट कर सकते हो।
क्योंकि मैंने यहाँ पे sudo यूज़ नहीं किया तो ये रीड ओनली फाइल है और मैं इसको एडिट नहीं कर पाया। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में हमने यही किया था, हमने अपाचे इंस्टॉल किया और उसके बाद हमने एक फ़ाइल बनाई जिसको मैंने HTML के फोल्डर के अंदर रख दिया। सिस्टम CTL स्टार्ट के थ्रू मैंने HTTP सर्विस को स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने इसको इनेबल कर दिया ताकि ये रीबूट पे भी सर्विस आपका इनेबल रहे। सेम केस में आपने उबंटू में मैंने अपडेट कर दिया पहले, उसके बाद मैंने इंस्टॉल कर दिया अपाचे को। ठीक है, यहाँ पे HTTP की जगह मैंने अपाचे 2 किया क्योंकि उबंटू अपाचे को अपाचे के नाम से ही जानता है। फिर मैंने अपनी एक फ़ाइल बना दी और मैंने इसको रन कर दिया। अब सेम चीज़ देख लेते हैं विंडोज़ सर्वर में कैसे हम कनेक्ट करेंगे या वेबसाइट कैसे होस्ट करेंगे। तो अभी इसका पब्लिक IP देखते हैं क्या है। ठीक है, इस पब्लिक IP को कॉपी कर लो और देखो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, वेबसाइट अभी नहीं चल रही। तो अगर मुझे वेबसाइट चलानी है तो क्या करना है, सिक्योरिटी ग्रुप में 80 पोर्ट को इनेबल करना है जैसे हमने किया हुआ है और इस सर्वर पे जाना है। यहाँ पे कंट्रोल पैनल ओपन कर लो और यहाँ पे जाओ, आप स्मॉल आइकन कर दो, इसमें आप जाओगे प्रोग्राम्स में जाओ, वहाँ पे फीचर्स ऐड कर दो और वहाँ पे आपको एक IIS का फीचर ऐड करना होगा। मतलब IIS यहाँ पे जैसे अपाचे वेब सर्वर यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे आपको IIS को यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप जाओगे तो फीचर में जाओ और हमें IIS का एक फीचर ऐड करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जाते हैं दोबारा से, टर्न विंडोज़ फीचर ऑन और ऑफ। ओके, यहाँ पे अगर आप जाते हो तो आपको IIS मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो जब आप लोकल सर्वर पे कनेक्ट करोगे तो ये फीचर्स का ऑप्शन यहाँ पे खुल जाएगा। यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट करिए, लोकल सर्वर चूज़ करो। यहाँ पे अब सर्वर रोल में आपको IIS की सर्विस को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे आपको जाना होगा और देखो वेब सर्वर IIS को इंस्टॉल करना है। ठीक है, ऐड फीचर कर दो, नेक्स्ट कर दो, डिफ़ॉल्ट के साथ चलो, नेक्स्ट कर दो, नेक्स्ट कर दो, नेक्स्ट कर दो और इंस्टॉल कर दो, सिंपल। तो जहाँ आप IIS वेब सर्वर को इंस्टॉल कर दोगे तो जैसे अपाचे वेब सर्वर किया था ऐसे ही यहाँ पे ये IIS हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये 2 मिनट लगे करीब और ये आपका IIS इंस्टॉल्ड हो गया। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। एक फाइल बना लेते हैं नोटपैड के अंदर और इसको सेव कर देते हैं। जैसे आप वहाँ पे अपाचे में एक index.html बनाते हो, ऐसे यहाँ पे आपको एक बनाना है। इसको डेस्कटॉप में सेव कर देता हूँ फिलहाल और index.html इसका नाम दे देते हैं और ये टेक्स्ट फाइल की जगह मैं ऑल फाइल कर देता हूँ ताकि ये सेव हो जाए। ठीक है, तो सेव हो गया। तो ये जो वेब पेज बन गया आपको, और अगेन यहाँ पे दिस इज़ माई विंडोज़ वेब सर्वर। तो ऐसे सपोज करो आपकी फाइल का कंटेंट है या आपकी वेबसाइट है, आप उसको सेव करके यहाँ पे कॉपी करके, यहाँ पे वह www.html फोल्डर नहीं होता, यहाँ पे आपको मिलेगा, सी में जाओगे inetpub और इसके अंदर www root और इसके अंदर यहाँ पे आपको इंडेक्स पेज मिल जाएगा। ठीक है, तो अब अगर आप देखते हो तो मेरे ख्याल से सर्विस चल जानी चाहिए। यस, तो ये देख सकते हो दिस इज़ योर विंडोज़ वेब सर्वर। मैं फाइल का नाम चेंज कर देता हूँ। देखो अगर मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से अगर इसको डिलीट कर देता हूँ
अगर अभी रिफ़्रेश करूँगा तो IIS का पेज आ जाएगा, और इसमें मैं अपना पेज रखना है तो मुझे इसको थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ, क्योंकि ये इसमें जाएगा। ओपन विद नोटपैड कर देते हैं। विंडोज़ की स्पेलिंग गलत हो गई थी तो मैं इसको सही कर देता हूँ, और इसको कॉपी करके सेव करता हूँ, कॉपी कर देता हूँ, तो मैं यहाँ दोबारा रख दूँगा, तो मेरा प्राइमरी साइट ये हो जाएगी, और आप देख सकते हो मेरी वेबसाइट होस्ट हो गई विंडोज़ के अंदर। तो लॉट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने सारे स्टेप्स अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं, तो ये भी आपका डन हो गया है। तो आज की क्लास के जो हमारे टारगेट थे हमने ये डन कर दिया है, ये भी डन कर दिया है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे या Q&A सेक्शन में बोल सकते हो। ये भी डन कर दिया है, ये भी आपका डन हो गया है, ठीक है। और आपका ये भी स्टेप विंडोज़ वाला भी हो गया है हमारा, ठीक है। तो लास्ट स्टेप जो हमारा रहता है वो रहता है आपका बैकअप और रिस्टोर कैसे करते हैं। तो एक बार ये भी प्रैक्टिकली देख लेते हैं। जैसे अगर सपोज करो ये मेरी इंडेक्स की वेबसाइट थी, ठीक है, तो ये मेरा सर्वर है विंडोज़ का सर्वर नहीं लेते हम, सर्वर ले लेते हैं आपका लाइनक्स वाला, क्योंकि छोटी डिस्क रहेगी तो जल्दी हम इसको कवर कर पाएंगे। तो सपोज कीजिए ये मैंने एक फाइल बनाई थी यहाँ पे, ठीक है, index.html, और इसमें ये कंटेंट था, ठीक है। तो मैं इसमें चेंज कर देता हूँ, बल्कि मैं चेंज नहीं करता। तो अभी का ये स्थिति है, और मैं उबंटू वाले सर्वर को बैकअप अगर मुझे लेना है तो कैसे लेंगे ये देख लेते हैं। तो मैं आ जाता हूँ AWS कंसोल में, और ये उबंटू का सर्वर है। तो अगर मुझे इसका बैकअप लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दो तरीके हैं, या तो मैं एक्शन में जाके इमेज क्रिएट कर लूँ। तो आप इमेज क्रिएट करोगे तो जिस भी डिस्क आप लेना चाहते हो वो उसका एज इट इज़ बैकअप रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो क्रिएट इमेज करोगे तो जो भी इस सर्वर की कंडीशन है उसको आप एज ए इमेज बैकअप भी ले सकते हो, ठीक है। तो इमेज बैकअप, उबंटू सर्वर बैकअप, उबंटू सर्वर इमेज बैकअप ऑन 4 अक्टूबर 20, राइट। और आप इसको जितनी भी आपकी डिस्क है ये आपको सेव हो जाएगी। तो ये आप एक तरीका हुआ जिसके थ्रू आप इसको बैकअप ले सकते हो। तो ये आपको इमेज में आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। बट इसमें क्या दिक्कत है, इसके स्नैपशॉट आपका यहाँ पर बन जाएगा। तो एक्चुअली जो बैकअप लिया वो स्नैपशॉट ने लिया यहाँ पर, राइट। लेकिन फिर इसको आपको अगर कभी रिमूव करना है तो आपको पहले डी रजिस्टर करना पड़ेगा, तब आप इसको रिमूव कर पाओगे। तो दैट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस फॉर बैकअप। बैकअप के लिए आप यूज़ करते हो वॉल्यूम्स, और वॉल्यूम्स के बैकअप लेते हो। तो इस सर्वर का एक वॉल्यूम था, इस सर्वर के साथ में जो डिस्क लगी हुई है वो कौन सी लगी हुई है तो वो हम देख लेते हैं। तो इसके साथ में जो डिस्क लगी हुई है वो ये वाली डिस्क लगी हुई है, ठीक है, और ये वॉल्यूम है। तो ये हमें D418, तो वॉल्यूम में जाते हैं और हम इस वॉल्यूम का बैकअप ले लेते हैं। तो उबंटू का जो अभी वॉल्यूम आईडी आप देख लो वो D418 ये है, ठीक है। तो अगर मुझे इसका बैकअप लेना है तो ये मेरी पूरी वेबसाइट थी। अब सपोज करिए मेरी वेबसाइट जो है परफेक्ट चल रही थी, इसमें उबंटू वेब सर्वर लिखा हुआ आ ही रहा था, आपने देखा, ठीक है। अब मैं इसको बैकअप लेना है तो मैं इसको क्रिएट स्नैपशॉट करूंगा तो ये मेरा सेम स्टेटस का बैकअप आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा। तो बैकअप मैंने इसको लिखा उबंटू बैकअप
एज ऑन 4 अक्टूबर 2020, राइट, या 4 अक्टूबर, राइट। नाउ मैंने इसको क्रिएट कर दिया। तो अभी मेरे पास इसका एक बैकअप कॉपी रेडी हो गई। वो मुझे कहाँ मिलेगी? देखो ये बैकअप रेडी हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो उसको रेडी होने देते हैं। अप्रॉक्सीमेटली आपका डिस्क साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये 8 GB की डिस्क है तो काफ़ी इजीली मेरे ख्याल से 1 और 2 मिनट्स में हो जानी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो 25 मिनट प्रोग्रेस हो चुकी है। अभी देखते हैं शायद, और तो उसको बैकअप होने देते हैं। और जितना भी टाइम डिस्क साइज़ पे डिपेंड करता है, 8 GB का है तो जल्दी ही हो जाएगा। तो अराउंड 20-30 सेकेंड लगे और ये मेरा स्नैपशॉट का बैकअप रेडी हो गया। तो ये हुआ आपका बैकअप का फ़ायदा, राइट। तो नाउ दिस इज क्लियर कि कैसे बैकअप लेना है। वॉल्यूम में जाना है और उसका बैकअप लेना है उस स्नैपशॉट का, ठीक है। तो आपने बैकअप ले लिया। अब बात आती है रीस्टोर की। रीस्टोर कैसे करोगे? तो स्नैपशॉट तो है आपके पास, अब इसको कैसे आप करना चाहते हो। तो सपोज करो मैं इस सर्वर पे गया उबंटू पर और मैंने पाया कि ये जो फाइल थी मेरी, ये डिलीट कर दी, ठीक है। सूडो लगा देते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे काम हुए। अब आप प्रोडक्शन में काम कर रहे हो तो आप रिलेट कर सकते हो। तो अब क्या हुआ, मेरा ये सर्वर में कुछ इशू हो गया और मेरी फाइल्स डिलीट हो गई या कॉन्फ़िगरेशन कुछ डिलीट हो गई। अब मुझे नहीं पता कि मेरे पास अब मैं इसको रिकवर कैसे करूं। तो मेरे पास अब रिकवर करने का ऑप्शन ख़त्म हो गया। तो अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको रिस्टोर करूं। तो मुझे ये पता है कि मैंने जब लास्ट टाइम बैकअप लिया था तो उस टाइम पे मेरा सब कुछ ठीक था, यानी मेरी वेबसाइट चल रही थी, ठीक है। तो मेरा जो करंट का बैकअप है वो अभी करंट का जो वॉल्यूम है वो तो काम नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरा पुराना स्नैपशॉट में जब लिया था तो उसमें मेरा सब कुछ सही चल रहा था। तो मैं उस स्नैपशॉट से एक नया वॉल्यूम क्रिएट करूँगा और उस वॉल्यूम को मैं इस सर्वर के साथ अटैच कर दूंगा, ठीक है। तो सो दैट मैं अपने इसको रिस्टोर कर पाऊँ। तो ये मेरा स्नैपशॉट था लास्ट वाला। तो मैं क्या करता हूँ, मैं वॉल्यूम्स में जाता हूँ। अब मुझे पता है कि मेरा ये जो करंट का सर्वर है ये वॉल्यूम मेरा ख़राब हो चुका है। तो इसके लिए मुझे स्नैपशॉट में जाता हूँ। मेरे पास ये वर्किंग बैकअप था तो इसको मैं क्रिएट वॉल्यूम 1 कर देता हूँ। तो ये जनरल पर्पज़ है। आप ये देख लेना कि अवेलेबिलिटी जोन आपकी मशीन का सेम होना चाहिए। तो मैं देख लेता हूँ कि मेरी EC2 इंस्टांस जो है वो किस में है, किस अवेलेबिलिटी जोन में है। तो वो है आपका EC2 इंस्टांस है मेरा 1A में, ठीक है। तो मैं अभी जाता हूँ और स्नैपशॉट से मैं जो नया वॉल्यूम क्रिएट करूँगा उसको मैं 1A में ही क्रिएट करूँगा। तो एक्शन में जाके आप क्रिएट वॉल्यूम कर सकते हो और यहाँ से आप 1A में ही रखा मैंने और इसको मैंने क्रिएट कर दिया। तो अभी मेरा नया वॉल्यूम रेडी हो जाएगा। तो उसको टैग भी दे देता हूँ कि ये मेरा रिस्टोर्ड वॉल्यूम है ताकि मुझे पता रहे। तो ये मैंने बैकअप से क्रिएट करके एक नया वॉल्यूम क्रिएट किया है। और अब मुझे ये मालूम है कि मेरी जो करंट सर्वर है इसका डिस्क में मेरा जो डाटा है वो नहीं है, वो एक्चुअली काम नहीं कर रहा है, मेरी वेबसाइट बंद पड़ी है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इसको डिटैच करना होगा और मैं करंट वाली को अटैच करना चाहता हूँ जो मैंने रिस्टोर किया। तो मुझे इसके लिए क्या करना है, इसको मैं डिटैच कर देता हूँ। तो मैं इसको डिटैच नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये C ड्राइव है, रूट वॉल्यूम है। और रूट वॉल्यूम क्योंकि OS वॉल्यूम होता है तो इसलिए आप उसको रनिंग में अटैच नहीं कर सकते। तो इसलिए मुझे इसको स्टॉप करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ स्टोरेज में जाके कि मेरा जो डिवाइस अटैच था वो डेव SDA1 अटैच था। तो मैं इसको नोट कर लेता हूँ कहीं कि जो मेरा रूट डिवाइस जो अटैच था वो रूट dev//SDA1 पर ही अटैच थी। और मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ ताकि मैं जो मेरा ख़राब वॉल्यूम है जिस पे डेटा नहीं है मैं उसको हटा पाऊँ। तो स्टॉप करके मैं उसको हटा सकता हूँ। अगर ये OS वॉल्यूम नहीं होता तो आप इसको रनिंग में भी हटा सकते थे।
तो आई थिंक ये भी आपका 20 सेकेंड्स के ऑलमोस्ट हो ही जाएगा। और विंडोज सर्वर को हम बंद कर देते हैं। तो सर्वर मेरा स्टॉप हो गया है, ठीक है। तो अब मैं इसके वॉल्यूम को हटा सकता हूँ। तो मैं ओपन एंड न्यू वॉल्यूम कर देता हूँ और जो मेरा करंट अटैच वॉल्यूम है उबंटू वाला, मैं उसको डिटैच कर देता हूँ। रिफ्रेश करते हैं तो अब मेरे पास 2 वॉल्यूम हो गए। तो ये मैंने डिटैच कर दिया है और जो मैंने रिस्टोर किया था ये मुझे पता है ये मेरा सही है, तो मैं इसको उबंटू सर्वर के साथ अटैच कर देता हूँ। और जो मेरा डिवाइस था जिसके साथ ये अटैच था उसका नाम था /dev/sda1, तो मैं इसको अटैच कर देता हूँ। सॉरी। तो ये मेरा वॉल्यूम अटैच हो गया है रिस्टोर्ड वाला उबंटू सर्वर के साथ। तो अब मैं रिस्टोरेशन अपनी कंप्लीट कर चुका हूँ। तो मैं उबंटू सर्वर को स्टार्ट करता हूँ और देखते हैं कि क्या मेरा जो प्रीवियस जो लॉस डेटा था, जो मेरी वेबसाइट का डेटा लॉस हो गया था, क्या वो आ पाएगा। इसका आईपी नोट कर लेते हैं। इसका आईपी था, अच्छा ये क्योंकि इलास्टिक आईपी नहीं दिया था तो आईपी चेंज हो जाएगा, तो हमें नया आईपी लेना पड़ेगा। बट कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो प्रोडक्शन में आप यूज़ करते हो तो आप इलास्टिक आईपी ही यूज़ करते हो। इलास्टिक आईपी का कंसेप्ट आपको पता ही है कि आपके पास वो आईपी लूज़ नहीं होता। अगर आपका मशीन रीबूट भी हो जाए तो परमानेंट आईपी करना हो तो आप इलास्टिक आईपी यूज़ करते हो। ये भी हम पीछे वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर EC2 के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहते हो तो पार्ट 1 को ज़रूर देखो। तो ये आपका सर्वर स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद इसको देखते हैं, कुछ शायद आईपी मिल गया होगा अब तक। तो अभी जो आईपी है इसका वो ये वाला है और मैं इसको रीबूट कर स्टार्ट करके देखता हूँ क्या मेरी वेबसाइट चल गई। तो आप देख सकते हो मेरी ये वेबसाइट चल गई, यानी मेरी फाइल रीस्टोर हो गई है। अगर मैं इसको कनेक्ट करके देखता हूँ सर्वर को, मैं यहाँ पे आईपी चेंज कर देता हूँ इसका। तो cd//cd/var www.html और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो मुझे ये फाइल आ गई है, मेरी फाइल रिस्टोर हो गई है। और अगर मैं इसका कंटेंट देखता हूँ तो वो भी मेरे पास आ गया। तो दैट मीन्स मेरा रिस्टोर सक्सेसफुल हो गया। तो अब लास्ट स्टेप पे आते हैं जो है आपका क्लीन अप। तो इस सब कुछ जो हमने बनाया है, लेट्स डू द क्लीन अप। तो अगर आप क्लाउड के अंदर बिगनर हो तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहा होगा और आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि अगर आप कोई भी रिसोर्स बनाते हो, टेस्टिंग करने के बाद आप उसको डिलीट कर दो। अगर आप ऐसा करते हो तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको अननेसेसरी चार्जेस फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि AWS कभी भी आपको रोकता नहीं है नई मशीनें बनाने से, लेकिन देता तो आपको फ्री मशीन एक ही है। ठीक है, तो ये मैंने टर्मिनेट कर दिया है सारी चीज़ें, जितने भी मैंने रिसोर्सेज बनाया था, तीनों रिसोर्स को मैंने डिलीट कर दिया है। और यहाँ पे जाके मैं वॉल्यूम्स में भी शायद मैंने कुछ एक एक्स्ट्रा वॉल्यूम बनाया था, तो उस वॉल्यूम को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो एक बार देख लेते हैं, ये तीनों अवेलेबल हैं, इनको मैं सबको डिलीट कर देता हूँ। वॉल्यूम आपको ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर कुछ आपने एक्स्ट्रा वॉल्यूम बनाया है उसी को ज़रूरत पड़ेगा, तो इसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देख लेते हैं कुछ बचा है, तो ये 2 वॉल्यूम को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो दोनों मेरे वॉल्यूम भी डिलीट हो गए हैं। कुछ स्नैपशॉट मैंने बनाया था, स्नैपशॉट आपका अगर डिलीट नहीं हुआ होगा तो स्नैपशॉट को मैं डिलीट कर देता हूँ। एक स्नैपशॉट मेरा AMI से रिलेटेड है, तो पहले मुझे AMI में जाके डी रजिस्टर करना होगा। तो एक्शन में जाके मैं डी रजिस्टर कर देता हूँ और अब मैं स्नैपशॉट से जाके इसको डिलीट कर सकता हूँ।
तो इस तरीके से आप देख सकते हो मैंने सब कुछ हटा दिया है और मेरा डैशबोर्ड अब आई थिंक काफ़ी क्लियर होगा। कोई भी मेरी इंस्टांस नहीं है, कोई भी मेरा स्नैपशॉट नहीं है, कोई भी वॉल्यूम नहीं है, तो ये मेरा चार्जेस अब यहाँ पे नहीं लगेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक कर दो। 100 लाइक अगर इस वीडियो पे हो जाते हैं तो डेफिनेटली मैं हिंदी वीडियो में इसका पार्ट 3 लेके आऊँगा। अदरवाइज मे बी आई विल कंटिन्यू विद द इंग्लिश वीडियोज़। अगर आप हिंदी वीडियो देखना चाह रहे हो और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, ये सीरीज पसंद आ रही है, तो आप यहाँ पे एक 100 लाइक्स का टारगेट मैंने रखा है। अगर 100 लाइक इस पर आ जाएंगे तो डेफिनेटली मैं थर्ड वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू, बाय बाय।